नमस्कार। फरवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह की बात होगी जब पूरे विश्व में कोरोना वायरस की चर्चा होने लगी थी। भारत में तो नहीं, लेकिन दूसरे अन्य देशों में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उसी वक्त मैंने कोरोना वायरस की गंभीरता को समझ लिया था, और जब भी हमें अपने शत्रु को हराना हो तो हमें शत्रु के बारे में जितनी अधिक इन्फॉर्मेशन होगी उतना ही हमें फ़ायदा होगा। और यही मैंने रणनीति अपनाई। यदि शत्रु के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास में पूरी इन्फॉर्मेशन है तो आप एक रणनीति बना सकते हैं जिसके तहत शत्रु को हराया जा सकता है। मैंने फरवरी से लगाकर मार्च तक 300 से भी अधिक शोध पत्र यानी रिसर्च लेटर पढ़े, जो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट हुए थे कोविड-19 को लेकर, उसका अध्ययन किया, और साथ में जो क्लिनिकल ट्रायल हुए थे उनका बहुत गहन गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया। और इन सब के बाद में मैंने निष्कर्ष निकाला कि जिंक, क्लोरोक्विन या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन एन कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की जो बीमारी होती है उससे लड़ने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो 25 मार्च को जब मेरे कुछ दोस्तों ने और मुझसे जुड़े हुए कुछ लोगों ने पूछा कि कोरोना वायरस के समय क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको सलाह दी कि जिंक, क्लोरोक्विन या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या फिर और एजिथ्रोमाइसिन ये अपने घर में रख लें, और कभी भी इमरजेंसी हो तो डॉक्टर से पूछकर इन्हें ले लें। इसके बाद भी मेरे काफ़ी शोध जारी रहे, लेकिन अब मैं आपको जो घटना बताऊंगा वो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। अमेरिका में एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंको। इनके पास में 911 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए थे। उनमें से 350 रोगियों की हालत बहुत ही गंभीर थी। वो कोरोना पॉजिटिव होने के साथ साथ उनको कैंसर, क्रॉनिक डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम तथा अन्य काफ़ी गंभीर बीमारियां थीं। डॉक्टर व्लादिमीर जेलेंको ने उन्हें वही दवाइयाँ दी जो मैंने अपने निकट संबंधियों को सजेस्ट की थी, और जो इसका परिणाम आया वो इससे भी ज़्यादा शानदार और आश्चर्यचकित कर देने वाला है। कुल 911 लोगों में से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। देयर वाज अ 0 डेथ, और केवल 3 व्यक्तियों को ही वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, और वो भी वापस से कुछ दिनों में ठीक हो गए। जब इस बात की चर्चा वहाँ पर हुई तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने स्वयं डॉक्टर व्लादिमीर जेलेंको के कार्यों की प्रशंसा की और उनसे फ़ोन पर भी वार्तालाप किया। जो मैंने ये शोध किया था जिसके निष्कर्ष से इतने सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, वो शोध के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। और इसकी शुरुआत करते हैं कि वायरस क्या होते हैं। ये इस बात की आपको जानकारी देना बड़ा आवश्यक है। तो जो वायरस शब्द है ये एक लैटिन शब्द है जो संस्कृत के शब्द विष से निकला है। जिस ढंग से विष का अर्थ जहर होता है उसी ढंग से वायरस का अर्थ भी जहर होता है। और प्रकृति में या हमारे पृथ्वी पर 10 लाख से भी ज़्यादा वायरस की प्रजातियां हैं, और हम लोग अभी केवल और केवल 60,000 वायरस की प्रजातियों का अध्ययन कर चुके हैं। जो वायरस होते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। यानी ये जब किसी कोशिका से बाहर होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये अजीवित हैं, और जब ये किसी कोशिका के
चाहे वो मानव कोशिका हो या चाहे किसी और की भी कोशिका हो, तो ये इस ढंग से व्यवहार करते हैं कि जैसे ये अजीवित हो, और इनको क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, और इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। ये मानव कोशिका से 200 से 300 गुना छोटे होते हैं, और ये इन्फेक्शन की सूक्ष्मतम इकाई है, यानी दीज आर द स्मॉलेस्ट एजेंट ऑफ इन्फेक्शन। और मनुष्य जाति वायरस से शुरुआत से ही, यानी जब से उसका अस्तित्व है तब से ही लड़ रही है, और मनुष्य का शरीर वायरस से लड़ने में उसके काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी निपुण है। लेकिन फिर भी जब कुछ नए वायरस आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मनुष्य मुश्किल में आ जाता है, और ये एक महामारी के रूप में उस वायरस से होने वाली बीमारी हम लोगों के बीच में फैलती है। जो वायरस होता है उसको भी 2 टाइप के वायरस में वर्गीकृत किया गया है। एक वो वायरस होते हैं जो डीएनए बेस्ड होते हैं, और एक दूसरे वायरस होते हैं जो आरएनए बेस्ड होते हैं। ये उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। जो कोरोना वायरस है वो आरएनए बेस्ड वायरस है, यानी जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो एक आरएनए होता है। और कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर समझना बेहद आवश्यक है। यदि आप कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर समझ गए तो आप कोविड-19 बीमारी, जो अभी एक महामारी के रूप में फैली हुई है, जो कोरोना वायरस 2 से, यानी उसका पूरा नाम है सार्स कोव 2। सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कोव का अर्थ है कोरोना वायरस, और 2 का मतलब है इसका वर्जन 2 है। इससे पहले 2003 में सार्स कोव 1 आ चुका था, जिसको हम शॉर्ट में सार्स कोव भी बोलते हैं। मैं अपने इस लेक्चर के ड्यूरेशन में मैं उसे केवल और केवल कोरोना वायरस 1 और कोरोना वायरस 2 बोलूँगा, और सार्स आप खुद ही समझ जाना। तो जो कोरोना वायरस 2 है उसी के कारण अभी दिसंबर 2019 में कोविड नाम की बीमारी फैली। इस बीमारी को कोविड कह दिया है। कोई भी व्यक्ति जब कोरोना वायरस 2 से संक्रमित होता है तो हम उससे बोलते हैं कि इसको कोविड बीमारी हो चुकी है। का मतलब होता है नोवेल, को फॉर कोरोना, वी लिया है VI, वायरस का जो शुरुआत का अंक है अल्फ़ाबेट है VI उससे, और D फॉर डिजीज़ 19। तो ये नोवल कोरोना वायरस डिजीज़ 19 है। तो अगर हम इस बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमको कोरोना वायरस 2 के बारे में काफ़ी अध्ययन करना होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको भी जानना होगा। आपने कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखा होगा, इसमें कांटे कांटे से निकले हुए होते हैं। जो कांटे कांटे से निकले हुए होते हैं इसको स्पाइक्स बोलते हैं, और इनका ये जिस चीज़ के बने होते हैं वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन, और इनकी मेम्ब्रेन होती है, इनका एक एनवलप होता है, और इनके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए का बना हुआ होता है। और ये जो कोरोना वायरस 2 है ये सिंगल स्ट्रैंड है, मतलब इसमें एक ही फीता होता है। जैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उस ढंग से नहीं, बल्कि एक सिंगल आरएनए होता है। डबल आरएनए इसमें नहीं होते हैं, और इसका जो सेंस है वो पॉजिटिव है, यानी जो कोरोना वायरस 2 है वो एक पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड वायरस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कोरोना प्रजाति के, यानी जो हम कोरोना अभी सुन रहे हैं ये अभी का नहीं है, बल्कि 2003 में कोरोना वायरस 1 आया था। उसके बाद में इसके 7 और भाई बंधु हैं, या 7 अलग अलग वेरिएशन है। अभी सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन हमको मिला है जो सार्स कोव 2 है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है ये अपने भाई बंधुओं के बीच में सबसे बड़ा है। ये लगभग 100 से लगाकर 200 नैनोमीटर तक का होता है। तो इसमें जो स्पाइक होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो स्पाइक होते हैं ये मानव की सेल में एक स्पेशल रिसेप्टर होते हैं, यानी जो कोशिका होती है उसमें रिसेप्टर होते हैं, और ये रिसेप्टर के माध्यम से ही कोई चीज़ सेल के अंदर
जा सकती है। जैसे कोई न्यूट्रिएंट्स है, यानी पोषक तत्व है, और सेल को उसको ग्रहण करना है, तो वो न्यूट्रिएंट इन रिसेप्टर्स के माध्यम से अंदर चला जाता है। तो जो कोरोना वायरस है, इसका जो कांटा है यानी स्पाइक, ये मानव सेल के एक रिसेप्टर होते हैं जिनको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 यानी टाइप 2 रिसेप्टर्स कहते हैं, और उसको शॉर्ट में ACE2 रिसेप्टर्स कहते हैं। इससे इनकी विशेष एफिनिटी होती है। अमेरिका में अभी हाल ही में एक प्रयोग किया गया, और इस प्रयोग में देखा गया कि सार्स कोविड-2 ये जो वायरस है, इसकी एफिनिटी कितनी है ACE2 रिसेप्टर्स के साथ में, तो आश्चर्यजनक रूप से ये कोरोना वायरस 1 से भी ज़्यादा पाई गई। अब जब ये कैसे भी सेल के पास में पहुंचते हैं, तो ये जब रिसेप्टर के पास जाते हैं तो रिसेप्टर को लगता है ये कोई पोषक तत्व है, इसलिए अंदर जाने के लिए वायरस कोशिश करता है। आप समझ लीजिए कि ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये एंट्री गेट हैं और साथ में बाउंसर्स भी है। ये उन्हीं को अंदर आने देते हैं जो सेल के अंदर आने लायक हो, जो सेल को जिसकी आवश्यकता हो, जो उसके पोषक तत्व हों उसके लिए आवश्यक। तो जब ये घुसने लगता है तो उसको समझ में आता है कि ये वास्तव में पोषक तत्व नहीं, कुछ खतरनाक चीज़ होती है। तो इतनी प्रोसेस में ही जो वायरस तो कई बार अंदर नहीं घुस पाता है, लेकिन जो उसका RNA है यानी जेनेटिक मटेरियल, वो सेल के अंदर आ जाता है। तो जब वो सेल के अंदर आ जाता है तो वो खुद ब खुद दूसरे वायरस बनाने लगता है। तो जैसे ही ये अपने RNA की प्रतिलिपि बनाता है दूसरी, तो उसके साथ साथ उसको उसका स्पाइक्स भी बनाने पड़ेंगे, उसको उसकी मेम्ब्रेन भी बनानी पड़ेगी, उसको उसका इन्वोलप भी बनाना पड़ेगा। और इसलिए ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी, तो उस सेल के जो दूसरे अंग होते हैं, उसके अवयव होते हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइजोसोम होता है, और साइटोप्लाज्मा होती है, सेल की खुद की मेम्ब्रेन होती है। इस टाइप के जितने भी अवयव हैं, वहाँ से ये सब चीज़ें खींचने लगता है, और ये अपना प्रतिरूप यानी एक दूसरा वायरस को बनाते हैं, और फिर वो दूसरा वायरस तीसरे को बनाता है, और इस ढंग से ये श्रृंखला चलती है। और इसलिए जो सेल है उसकी खुद की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। यानी सेल अलग अलग फंक्शंस के लिए बनी गई है। जो हमारी ब्रेन सेल्स हैं वो सोच विचार और मेमोरी को स्टोर करने के लिए बनाई गई है। जो हमारी लंग्स की सेल है वो ऑक्सीजन को सोख कर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। अगर इनकी फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस हो जाता है तो हमारे शरीर में गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती है। जैसे जो कोरोना वायरस है ये फेफड़ों में संक्रमण डालता है। और एक और बार बता दूं मैं कि जैसे ही अगर आप इस रिसेप्टर्स का और स्पाइक का संबंध समझ गए तो आपको कोरोना वायरस के लक्षण को समझना बेहद आसान हो जाएगा। जो ACE2 टाइप रिसेप्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं लंग्स में, लंग्स के बाद में इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद में हार्ट में, फिर किडनी में, और कुछ एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं। तो अब कोरोना वायरस कितना गंभीर होता है, उसके कितने लक्षण होते हैं कोविड-19 के, उसका हम कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर और ACE2 टाइप रिसेप्टर्स के आधार पर कर सकते हैं। तो जहाँ पर ACE2 टाइप रिसेप्टर्स हैं वो वहाँ पर ये वायरस कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सेल के अंदर घुस ही नहीं सकता है। तो मान लो ये किसी कोशिका के संपर्क में आया, लेकिन उसमें ACE2 टाइप रिसेप्टर्स है ही नहीं, तो उस कोशिका के अंदर जा ही नहीं पाएगा, और जब जा ही नहीं पाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस कोशिका में ACE2 टाइप रिसेप्टर्स हैं उसके अंदर ये घुस जाएगा, अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, उस सेल का फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगा, और हो सकता है उस सेल की डेथ हो जाए यहाँ तक की। और ऐसा होता ही है अधिकांश मामले में, और यही कारण होता है कि मनुष्य भी मर जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइप 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं लंग्स में, और इसीलिए सबसे पहले जो सार्स कोरोना वायरस 2 है वो लंग्स पर हमला करता है, और लंग्स की जो एल्वियोलाई यानी उसकी सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करता है। तो इसके जो लक्षण हैं उसको आपको आराम से समझ में आ जाएंगे
कि जैसे वो छाती में अंदर गया और सेल को इन्फेक्ट करने लगा, तो उसका जो सबसे पहला सिम्टम है वो खांसी को आना है। वो व्यक्ति खांसता है, ध्यान रखना छींकता नहीं है। छींक नाक में इरिटेशन के कारण आती है, लेकिन अगर आपको लंग्स में प्रॉब्लम है तो आपको खांसी आएगी। फिर शॉर्टनेस इन ब्रीदिंग, आदमी लंबी लंबी सांस नहीं ले पाता है या सांस लेने में उसको दिक्कत जाती है, ये दूसरी समस्या है। छाती पर भारीपन लगता है। अच्छा, इसके बाद में वो स्टमक पर भी संक्रमण करता है, क्योंकि वहाँ पर भी S2 टाइप रिसेप्टर होते हैं, और इसलिए पेट में मरोड़ाना, अपच हो जाना, वोमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन, इस टाइप की चीज़ें होती है, मतलब स्टमक अपसेट हो जाता है। इसके बाद में और ख़तरनाक स्थिति है, हार्ट में भी S टाइप 2 रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए ये हार्ट को भी संक्रमित करता है, और हार्ट को संक्रमित करने के कारण पल्पिटेशन होता है, साथ में हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो कई लोगों की कोरिया में भी और इटली में भी लगभग 10% लोगों की हार्ट फेलियर के कारण डेथ हुई। जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, और अगर बाय द वे ये वहाँ पर पहुँच गया तो किडनी को भी डैमेज करता है, क्योंकि उसमें भी S टाइप 2 रिसेप्टर्स होते हैं, और इसलिए किडनी फेलियर के होने के कारण भी कई डेथ हुई है, यानी लंग्स फेलियर, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर। और इसीलिए अधिकांश डेथ में डॉक्टर्स लिखते हैं कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, उसके कारण डेथ हुई है। तो जो लोग कहते हैं कि अरे कोरोना वायरस कुछ खतरनाक नहीं है, इसको तो ऐसे ठीक किया जा सकता है, इसको तो वैसे ठीक किया जा सकता है, ये सब पागलपन है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हालांकि कुछ ही लोग, यानी कुछ परसेंटेज, यानी इटली में तो 10% लोग आए थे इसके संपर्क में, इसके चपेटे में। तो आप सोच सकते हैं कि अगर भारत के 10% लोग, यानी 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस वायरस से मर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ जो गंभीर है वो ये है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी S टाइप 2 रिसेप्टर्स होते हैं, और इसलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी ये संक्रमित कर सकते हैं। और इसीलिए जिन लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है उन लोगों की सुनने की शक्ति क्षीण हो जाती है, और कई बार तो टेस्ट की क्षमता भी कम हो जाती है। कुछ एक केसेस में तो बड़ी अजीब सी बात देखी गई है कि उसमें रेस्पिरेटरी जो फेलियर हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो ब्रेन स्टेम से सिग्नल आते थे वो प्रॉपरली आ ही नहीं पाए, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस वायरस से संक्रमित हो गया। हालांकि इसके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी होने के सबूत हैं, यानी जो ब्रेन के आसपास का फ्लूइड होता है उसमें भी ये वायरस पाया गया है, यानी मस्तिष्क तक इस वायरस ने अप्रोच की है, और इसीलिए कई लोगों को अजीब टाइप की साइकोलॉजिकल स्थिति का भी सामना करना पड़ा इस वायरस के इन्फेक्शन के दौरान। अब बात है कि हमने समस्या की तो बात कर ली, हमको समझ में आ गया कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें किस स्पाइक होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, इन्वेलप होता है, साथ में अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन जो ये इन्फेक्शन कर रहा है वो भी बड़ा ख़तरनाक है। तो इसका संभवतः इलाज क्या हो सकता है, तो इसके इलाज के बारे में मैं वर्णन करूँगा। उसमें सबसे पहला जो रोल है वो है जिंक का।